आज की मेरी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि मनुष्य की कितनी गंदी करतूतों की वजह से प्रकृति को कितना नुकसान पहुंच रहा है। किस प्रकार प्रकृति ने मनुष्य को बार बार बचा के रखा है, फिर भी मनुष्य अपनी आदतों से बाज नहीं आता और उसकी वजह से प्रकृति को काफी नुकसान हुआ है। काफी जीव जंतु, काफी प्रजातियां, काफी पेड़ पौधे विलुप्त की कगार पे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है? इस कारण को मैं एक शॉर्ट पिक्चर के चलते मैं तुम्हें बताऊंगा। एक गांव की एक कहानी सुनेंगे। उस कहानी के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि प्रकृति किस प्रकार अपना बदला लेगी और किस प्रकार इस धरती पर प्रलय आएगा और किस प्रकार मनुष्य जाति समाप्त होगी। तो आइए मेरे साथ सीट बेल्ट बांध लीजिए। और क्या नहीं तो सीट बेल्ट बांधते हुए चलते हैं और शुरू करते हैं बिना बकवास किए। आज से अभी स्टार्ट। गांव का एक गांव हुआ करता था। उस गांव का नाम था रामगढ़ के लोग। रामगढ़ के लोग, एक गांव का नाम था रामगढ़। अब इस गांव में 5 पेड़ हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे भाई? 5 पेड़ हुआ करते थे। चलो भाई, अब क्या हुआ, 5 भाई थे। एक था राम, एक था श्याम, एक था मुरली, एक हरि और एक है मोहन। तो इन सब ने क्या किया, एक घर बनाया। क्या बनाया? एक घर बनाया। इस गांव के किनारे पर एक पर्वत हुआ करता था। ऐसा पर्वत था भैया। इस पर्वत के किनारे एक नदी हुआ करती थी। इस तरह इस नदी के किनारे एक समुद्र हुआ करता था। अरे करता था क्या, है मतलब समुद्र है। नदी के किनारे समुद्र, समुद्र के पास में पर्वत। और इस पर्वत के इधर की तरफ था बर्फीला पर्वत। मतलब आप मान सकते हो माउंट एवरेस्ट जैसा एक पर्वत हुआ होगा। इसी समुद्र के पास में था एक ज्वालामुखी। ये लो भाई, ज्वालामुखी बना देते हैं। ये लो, इस नदी के पास में एक ज्वालामुखी था। चलो भाई, इस गांव के पास, इस गांव में बहुत सारे झोपड़े बने हुए थे। झोपड़े, अरे भैया झोपड़े। झोपड़े में जय और वीरू रहा करते थे। अरे भाई मैं भी रहा करता था। अरे भाई देख, इस गांव में बहुत सारे झोपड़े हुआ करते थे। ये जो 5 पेड़ हुआ करते थे, पूरे गांव में एकमात्र 5 पेड़ हुआ करते थे। पूरे गांव में बस 5 ही पेड़ हुआ करते थे। ठीक है। अब ये 5 पेड़ क्या करते थे, इनकी जड़ें होती थी ना। जड़ें तो होती है पेड़ के अंदर, क्यों नहीं होती भाई? होती है, जड़ें तो होगी। हाँ भैया, जड़ें तो होगी। ठीक है सर। अब ये पेड़ क्या कार्य करते हैं? पेड़ करते हैं सर, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं। ये भी कोई पूछने की बात है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। अवशोषित मतलब कि अवशोषण करते हैं। पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। और भाई अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? देखो भाई, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, आर्गन है 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। तो ये वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं। आ जाओ। कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं। तो एक तो वायुमंडल में पहले से कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कौन कौन कार्बन डाइऑक्साइड? तो एक तो वाहन, मतलब कि इस गांव में चलने वाले जितने भी वाहन हैं वो सब के सब कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर चलने वाले तापीय संयंत्र। तापीय संयंत्र का मतलब कि जो आप चिमनी विमनी देखते हो ना, अरे सीधी सी बात, नोट बकवास, इसमें से धुआं निकाल। ये तापीय संयंत्र है ना, आपने देखे होंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग के पास में बने रहते हैं जिससे विद्युत बनाई जाती है। तापीय संयंत्र, वाहन और आग, जितनी भी जगह आप आग जलते हो, इन सभी से। और दूसरी बात, जीव जंतु जिसे मनुष्य है, ये जीव, या जलीय जीव, सबका सब क्या उत्सर्जित करते हैं? मोटा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या उत्सर्जित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके द्वारा अवशोषित की जाती है? पेड़ों के द्वारा। ठीक है। चलो सर आगे चलते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई जानता है। चलो बस
राम मोहन, राम श्याम मोहन हरि, इन्होंने क्या किया, सारे पेड़ काट दिए। ये सारे के सारे पेड़ काट दिए क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति खराब थी। इनको जलाने के लिए, बेचने के लिए लकड़ी की आवश्यकता हुई। इनसे प्राप्त फूल फलों को इन्होंने खाया, इनके भेड़ बच्चे को भी खिलाया इन्होंने। ठीक है, चलो खा लिया। अब पेड़ समाप्त हो चुके हैं इस गांव से। अब देखो आगे की कहानी। सारे पेड़ समाप्त हो गए। अब देखो छोटे पेड़ एक मिनट, अब देखो अब क्या हुआ। इन सभी चीजों के द्वारा जीव जंतु जंगल में लगने वाली आग और घर में चूल्हा जलाते हैं उसकी आग, क्योंकि गांव में तो जलते हैं चूल्हे। वाहन वगैरह हो गया, सिटी वगैरह, जितनी भी सिटी में तापीय संयंत्र लगे होते हैं, जलीय जीव, जल में रहने वाले जीव भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। तो इन्होंने भारी मात्रा में क्या उत्सर्जित करी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करी। अब यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब भी वायुमंडल में आती है, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में आती है तो एक चीज होता है मोटा भाई, क्या होता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड जब भी अधिक होती है तो तापमान में वृद्धि होती है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से तापमान में वृद्धि होती है। क्यों होती है वो भी मैं बताता हूँ। और देखो ये क्या है, सूर्य, ये क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03%। यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है और इसको कहाँ परावर्तित कर देती है, कहाँ रिफ्लेक्ट कर देती है, पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट कर देती है। अवशोषित करके कहाँ पहुंचा देती है, पृथ्वी पर पहुंचा देती है। अब होना क्या था, होना यह था कि अपन ने इतनी सारी चीजों से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करी। अब यह कार्बन डाइऑक्साइड इतनी मात्रा में वायुमंडल में हो चुकी है कि बताता हूँ। अब यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, एक परत बनाती है भाई। अब ये एक लेयर बना लेती है और इस लेयर से क्या होता है कि सूर्य की प्रकाश की किरणें धरती पर आती हैं। आने के बाद जैसे इस परत को पार करती है तो आती तो है लेकिन रिटर्न में जा नहीं पाती। मतलब कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह प्रकाश की किरण को अवशोषित करके पृथ्वी पर फेंक देती है। अब पृथ्वी पर क्या पहुंच चुका है, तापमान। अब तापमान पहुंच चुका है लेकिन तापमान को ये आने तो देती है लेकिन जाने नहीं देती। जैसे भगवान के पास अपन एक बार चल गए तो उसके बाद कौन आने देगा, भगवान थोड़ी ना आने देगा वहां, है ना। तो तापमान को वापस जाने नहीं देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होगी तो प्रकाश का अवशोषण ज्यादा होगा, प्रकाश ज्यादा पृथ्वी तक फेंका जाएगा। अब पृथ्वी पर चारों तरफ क्या हो जाएगा, तापमान में अधिकता हो जाएगी। मतलब कि CO2 अधिक तो तापमान अधिक। ये पिक्चर समझ लो पूरी, गांव की कहानी समझा दूंगा। एक मिनट में जितनी भी आपदाएं आती है ना वो सारी की सारी इसी की वजह से आती है। जितनी भी विपदाएं, भूकंप हो कि ज्वालामुखी हो, सारी की सारी देखो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से तापमान में वृद्धि हुई। अब इस गांव में क्या हुआ, बच्चा सूरज के प्रकाश की किरण गिरने लगी और इस प्रकाश की किरण से यहाँ का जो ये बर्फीला पहाड़ था, यह बर्फीला पहाड़ पिघल के नीचे गिर गया। इस कंडीशन को बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं हिमस्खलन। क्या बोलते हैं मोटा भाई, हिमस्खलन। हिमस्खलन का मतलब ग्लेशियर टूट के गिर जाते हैं, जिससे क्या होता है, बर्फ जब टूट के नीचे गिरता है तो भारी नुकसान पैदा करता है। वहां के आसपास के पूरे ढलान वाले क्षेत्र नीचे गिर जाते हैं और रिसप कर पूरा का पूरा पहाड़ नीचे गिर जाता है और फिर वो सारा का सारा नदी तालाबों में भर जाता है। नदियों में भरेगा तो क्या आएगी, बाढ़ आएगी। सर चलो सर, बाढ़ आएगी, चलो भाई बाढ़ आएगी। यह बाढ़ कहाँ पर आएगी, जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे अपने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एरिया की तरफ है ना, पहाड़ है। अब पहाड़ों पे क्या है, बर्फ के तापमान की वजह से बर्फ पिघलती है, पिघलने के बाद हिमस्खलन होता है, हिमस्खलन के बाद बाढ़ जैसी समस्या आती है। अब यह जो बाढ़ आती है कहाँ पर आती है, उत्तराखंड में बाढ़ जैसे अपन ने देखी थी, केदारनाथ की बाढ़ कितनी भयानक थी, है ये बाढ़ आ गई। अब दूसरी बात, आप ऐसे भी नहीं मानो तो चलो सर के बाढ़ तो बहुत कम आती है, फिर मैदानी क्षेत्रों में तो बाढ़ आ ही नहीं सकती क्योंकि वहां तो पहाड़ ही नहीं है सर। तब ये कौन सी बात हुई। तो देखो मेरे बच्चों, अगर तापमान ज्यादा होगा
तो समुद्र और नदी में वाष्पीकरण की क्रिया ज्यादा होगी, और जब ज्यादा वाष्पीकरण होगा तो ज्यादा बादल बनेंगे, और ज्यादा बादल बनेंगे तो ज्यादा वर्षा होगी। और इस कंडीशन को बोलते हैं अति वर्षा। क्या बोलते हैं? अति वर्षा। ये भी क्या है? विपदाएं। ये सारी की सारी विपदाएं पढ़ रहे हैं अपन, प्राकृतिक विपदाएं पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्राकृतिक विपदाएं। तो अति वर्षा होगी, जैसे बादल फटना भी बोलते हैं। अब तापमान ज्यादा होगा तो सारा का सारा ऑब्जर्वेशन होगा, क्योंकि यह पेड़ पौधे तो क्या करते हैं? तापमान को अवशोषित करके रखते हैं। क्या करते हैं? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं, तो तापमान ज्यादा नहीं होता, तो सूर्य इतना तापमान नहीं फैलाता। तब जब सूर्य ने तापमान फैलाया तो समुद्र और नदियों का पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर चला गया। ऊपर चलने के बाद बादल बने, बादल बनने के बाद भयंकर बरसात हुई। ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में होती है, इसे बादल फटना या अति वर्षा बोल सकते हो आप, या ओलावृष्टि भी बोल सकते हो। अरे भाई ओलावृष्टि भी बोल दो, वैसे तो कोई बात नहीं। ओलावृष्टि और अति वर्षा अलग अलग चीज होती है, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं कहानी, तो बादल फटना भी बोल दो। क्या बात है भाई। तो अभी तक तो इतनी सारी कंडीशन हो गई, बादल फट गया, अति वर्षा होगी, ओलावृष्टि हो गई। इसके बाद चलते हैं आगे। अब क्या होगा? जब बरसात होगी तेज तो समुद्र का लेवल बढ़ेगा ऊपर 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 ऊपर, और ऊपर होने के बाद ये सारे के सारे घर समुद्र की चपेट में आ जाएंगे। कैसे आएंगे मैं समझाता हूँ। जब समुद्र और नदियों में बाढ़ आती है तो समुद्र और नदियों का पानी इन्हें लेकर डूब जाता है। बिल्कुल राइट। उसके बाद आगे समझाता हूँ। तो बाढ़ आ गई, समझ आ गई सर। अब तापमान अधिक है, तापमान अधिक की वजह से अब पृथ्वी के भूगर्भ का, पृथ्वी के अंदर का तापमान अधिक होगा। अब पृथ्वी के तापमान अधिक होगा तो ज्वालामुखी तो स्वाभाविक बात है अंदर भपक रहा होगा। जैसे गैस होती है ना, वो अपन जलाते हैं, क्या बोलते हैं? गैस कुकर। गैस कुकर को जब गर्म करते हैं, अगर उसमें सीटी ना हो, सीटी को दबाए रखे तो गैस फट भी सकता है। गैस कुकर गैस के कह रहा हूँ, कुकर गैस फट जाएगा तो ऐसी की ऐसी कंडीशन हो जाएगी। तो ये क्या होता है? जो ज्वालामुखी होते हैं, इनकी जो ऊपरी परत होती है ना, अचानक से फट जाती है, और फट के क्या होते हैं? इनके भाटा लोडी और लावा पूरा का पूरा उछल जाता है। पूरा का पूरा लावा लिक्विड सब बाहर निकल जाता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर का तापमान बहुत गर्म हो जाता है। तापमान गर्म होता है तो फैलता है, मतलब जो लावा होगा ना वो फैलेगा, और कुछ गैसें भी उत्सर्जित होती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो कि अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न होती है, नाइट्रस NO2 SO2 इस तरह की गैसें उत्पन्न होती है जो अम्लीय वर्षा का कारण बनती है भैया। तो चौथी प्रॉब्लम भी आ चुकी है, अम्लीय वर्षा। क्या आ गया भैया? अम्लीय वर्षा भी हो गई। और बोलो सर। और एक और चीज है, ज्वालामुखी। हाँ भैया, ज्वालामुखी फटा तो ज्वालामुखी का फटना हो गया। अब एक और चीज, अब ज्वालामुखी फटता है तो यह पूरा का पूरा पानी ऐसे ऐसे करके हिलता है, क्योंकि ज्वालामुखी पूरी धरती को हिला देता है। धरती को हिलने के बाद समुद्र हिलता है, समुद्र हिलेगा तो नदी भी हिलेगी। नहीं भी समझो तो आप ये भी समझ सकते हो कि पृथ्वी के तापमान के अंदर, पृथ्वी के अंदर क्या है? बहुत सारी अग्नि है, आग है, बहुत सारी अग्निय चट्टाने हैं। अब यह चट्टाने जब पृथ्वी के गर्भ के अंदर जो चट्टाने जब आपस में टकराती है तो क्या उत्पन्न होता है? भूकंप उत्पन्न होता है। और ये क्यों टकरा है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर तापमान अधिक है ना, सीधी सी बात है, समझदार नहीं हो तो पृथ्वी के अंदर टकराने की वजह से भूकंप उत्पन्न हुआ है मोटा भाई। भूकंप उत्पन्न होगा तो समुद्र का पानी यूं करके ऐसे 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 उफान लेगा, जिसको हम बोलते हैं सुनामी। हाँ भैया, सुनामी। तो फिर क्या आएगी? सुनामी आएगी। समुद्र का पानी ऊपर आया, नदी का पानी ऊपर आया, बाढ़ तो आएगी। और फिर भूकंप आया तो भूकंप की वजह से ज्वालामुखी, देखो ज्वालामुखी फटने की वजह से भी भूकंप आता है, जिसे हम ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं। तो सुनामी आ गई। सुनामी कैसे आई? भूकंप आया। भूकंप से क्या हुआ? समुद्र का निचला इस तरह हिला, हिलने से पानी ऐसे हिलने लग गया, जैसे किसी भी लोटे को पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो वो क्या होगा? क्या होगा? उसका पूरा पानी डुलने लगेगा। एग्जाम्पल को दिखाई देता हूँ आपको। ये जैसे लोटा है, अचानक से भूकंप आया, ये जैसे मैं हूं, मैं एक पृथ्वी मान सकते हो, ये पृथ्वी के अंदर पानी भरा हुआ है, जैसे मैं हिला उतरी, ये क्या हुआ? सुनामी आ गई मोटा भाई। कोई और कुछ कंडीशन नहीं है। जय माता दी।
अच्छा, सुनामी आई तो फिर सुनामी भी आएगी। अब पूरे गांव की 12 बज चुकी है, यहाँ पर हिमस्खलन हो रहा है, बाढ़ आ रही है, बहुत भयंकर बरसात आ रही है, ओलावृष्टि हो रही है, बादल फट रहा है, अम्लीय वर्षा हो रही है, ज्वालामुखी फट रहा है। भूकंप तो बहुत ही खतरनाक। मैं तो कहता हूँ भूकंप से बचने के लिए आप क्या करना, किसी ऐसी एरिया में चले जाना जहाँ खुले वातावरण हो, जहाँ पर आप दूर दूर तक कोई भी बिल्डिंग ना हो, कोई भी चीज ना हो, ऐसी जगह खुले आम खुले स्थान पर जाकर खड़े हो जाओ। तुम्हारे बाल भी बाका नहीं होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ 100%। हाँ सर, अगर मैं कमरे में बंद हुआ तो, अरे मोटा भाई अगर तुम कमरे में बंद हो तो उसके लिए भी इलाज है। ये वाली कंडीशन करो, अगर तुम कमरे में बंद हो जाओ तो हाँ बिल्कुल उसके नीचे आ जाओ, ताकि तुम्हारे ऊपर ईटा लोटा भाटा छत वलाना डिमका पंखा वंका ना गिरे तो किस पे गिरे? अबे किस पे गिरेंगे यार, कोई तो बताओ। अरे पलंग पे गिरेंगे ना यार। चलो आगे चलते हैं। अब बच्चों देखो, सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, हिमस्खलन हो गया, एक और चीज होती है मृदा स्खलन, जिसको बोलते हैं भूस्खलन। अरे यार तेज वर्षा हो रही है। अब ये एक पहाड़ है, इस पहाड़ पे बहुत सारी मिट्टी है, हाँ, और मिट्टी पे बहुत सारे पेड़ भी उगा कर रहे हैं। अब अचानक से बरसात हुई, बरसात होने की वजह से यहाँ की मिट्टी पूरी की पूरी फिसल गई और फिसल कर पूरी की पूरी नीचे आ गई। अब ये मिट्टी फिसलने की वजह से सारा का सारा गांव, पूरा का पूरा मलबा इस गांव में आ जाएगा और पूरा का पूरा गांव तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि भूस्खलन हो गया। भूस्खलन की कंडीशन वहां देखने को मिलती है जहाँ पहाड़ है। पहाड़ कहाँ है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में देखने को देख लिया, क्योंकि भूस्खलन, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, अम्लीय वर्षा, अति वर्षा, ये सब की सब चीजें ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलती है। और कुछ ज्यादा तो मैदानी क्षेत्र में, जहाँ पर नदियां ज्यादा होती है, वहां पर बाढ़ जैसी समस्या देखने को देख मिलती। तो इस प्रकार भूस्खलन हो गया। और बताओ सर, और बता देते हैं। चलो अब इधर आ जाओ वापिस। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? ओजोन परत को भी नष्ट कर रही है। वैसे तो ओजोन परत को नष्ट करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे फ्रिज के द्वारा उत्सर्जित एक गैस है, जो अपन फ्रिज रेफ्रिजरेटर का उपयोग करते हैं, एसी का उपयोग करते हैं, फ्रिज का उपयोग करते हैं, उस के द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्रावन किया जाता है। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन गैस होती है। यह क्लोरीन गैस क्या करती है? ये जो ओजोन होती है ना मोटा भाई, इस ओजोन के पास जाकर ये क्लोरीन गैस, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन गैस होती है, ये क्लोरीन गैस ओजोन को तोड़कर एक तो ऑक्सीजन में तोड़ देती है और एक सिंपल एक ऑक्सीजन में छोड़ देती है। तो इस वजह से ना ओजोन नष्ट होती जाती है, क्योंकि ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है? O3। अब क्लोरीन गैस इस पर आएगी, क्लोरीन गैस, और इसे ओजोन के टुकड़े कर देगी। अब चूंकि ये तो ऑक्सीजन है, ये थी ओजोन, तो अब इसको किसने तोड़ दिया? क्लोरीन गैस ने। तो जो क्लोरीन गैस ने तोड़ा ना, वो ओजोन की वजह से। अब ये चीज भी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है। ओजोन की क्षति कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से भी होती है, लेकिन कम होती है, ज्यादातर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होती है। एक और चीज देखेंगे, देखो भाई क्या है। अब ये जो पेड़ थे, ये पेड़ों की जो जड़ें थी, इन जड़ों ने क्या कर रखा था? मृदा को पकड़ के रख रखा था, मृदा को पकड़ के रख रखा था। अगर ये पेड़ काट दिया जाएगा तो ये पूरी की पूरी मृदा बाढ़ के साथ बह जाएगी। और अगर पेड़ होता है यहाँ पर, तो पेड़ की जड़ें उस मिट्टी को ऐसे मुट्ठी में पकड़ के रखती, ऐसे। जैसे मान लो, मैं बताता हूं तुमको एक अच्छा सा उदाहरण। भाई बाढ़ आती है तो मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन मतलब पेड़ किस प्रकार अपना योगदान देता है मृदा को बचाने में। देखो, पेड़ क्या करता है? जमीन को पकड़े रखता है इस तरह, और अचानक से बाढ़ आती है तो ये मिट्टी को पकड़ के रखता है, जाने नहीं देता है। जैसे मान लो मैंने मिट्टी भरी हाथ में, और मिट्टी भर के मैंने पानी में हाथ डाला, तो पूरी की पूरी वापिस हाथ निकालूंगा तो मिट्टी गायब हो जाएगी, है ना। अब अगर मैं उस मिट्टी को ऐसे मुट्ठी में पकड़ के यूं करके पानी में हाथ डालूंगा, तो भी मेरे हाथ में क्या रहेगी? मिट्टी रहेगी। तो इसका मतलब क्या है? जो ये पेड़ होते हैं ना, ये पेड़ क्या करते हैं? मृदा को पकड़ के रखते हैं। तो अगर पेड़ नहीं होगा तो कौन सी कंडीशन? 9वीं कंडीशन, यानी कि मृदा अपरदन होगा। और मृदा अपरदन होगा तो पेड़ फिर उग नहीं पाएंगे विश्व में, कभी भी पेड़ उग नहीं पाएंगे इस जगह पर, अगर मृदा अपरदन अधिक हो गया। क्योंकि मृदा अपरदन अधिक होने से भूमि की ऊपरी परत, जो कि मुख्य परत होती है, उपजाऊ परत होती है, वो नष्ट हो जाएगी। और नष्ट होने के बाद ये मृदा जब
नदी समुद्र में जाएगी, क्योंकि बाढ़ के साथ बह गई और बाढ़ के साथ समुद्र नदी में बहेगी, तो क्या होगा, समुद्र में ये जो मिट्टी है ये इकट्ठी होगी, और समुद्र नदी में जब ये इकट्ठी होगी तो फिर वापिस वही कंडीशन, समुद्र नदी का लेवल बढ़ जाएगा, लेवल बढ़ने के बाद बाढ़ आएगी, बाढ़ आने के बाद फिर वही प्रॉब्लम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान नदी से बर्फीले पहाड़ गिर जाते हैं, गिरने की वजह से नदी तालाबों को लेवल बढ़ जाता है, जिससे बाढ़ जैसी समस्या आती है। तापमान अधिक होने की वजह से बहुत भयंकर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो रही है, जिसकी वजह से तापमान अधिक होता है, अत्यधिक वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण से बादल ज्यादा बनेंगे, अतिवृष्टि होगी, बादल फटेंगे, ओलावृष्टि होगी, ओलावृष्टि और ये जो अतिवर्षा होती है उससे बाढ़ आती है, बाढ़ की वजह से फिर एक और बात, जो ज्वालामुखी फटती है SO2 गैस निकलती है, ये SO2 गैस अम्लीय वर्षा का कारण होती है। पृथ्वी के अंदर का तापमान गर्म हो जाता है, गर्म होने की वजह से पृथ्वी अचानक से फटने लगती है या कंपित होती है, तो उसे भूकंप कहते हैं, और भूकंप आने की वजह से समुद्र हिल जाता है, समुद्र हिलते पूरा का पूरा पानी बाहर उछल जाता है, जिसे हम सुनामी कहते हैं ना, सुनामी कहते हैं। और भूस्खलन का मतलब समझ गया, अगर पहाड़ होगा, पहाड़ में ज्यादा वर्षा होगी तो वहां की मिट्टी फिसल जाएगी, भू का स्खलन, भू खिसक गई तो उसको भूस्खलन कहते हैं। सीधी सी बात, नोट बकवास, कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करने से रोको, क्योंकि अगर मनुष्य जाति जो कि बहुत नीच जाती है, बहुत कुत्ती जाती है, मैं तो बोलता हूँ, मैं तो नफरत करता हूँ अपने आप से, हाँ मैं नफरत करता हूँ अपने आप से, क्योंकि मैं मनुष्य जाति में पैदा हुआ, बहुत अफसोस की बात है, मैं नफरत करता हूँ अपने आप से, अपने आसपास से, कि मैं इस गंदी योनि में पैदा हुआ। मैं से कहते हैं लोग बाग के 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होती है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि ईश्वर मनुष्य योनि कभी प्रदान ही मत करना मुझे, तो अमेजोन के जो जंगल होते हैं ना, उसके एक पेड़ बना देना, अमेजोन का जो ये अमेजोन जंगल होता है, अमेजोन के जंगल में सिर्फ एक पेड़ बनाकर छोड़ देना, बस मैं तो वही काफी हूँ जहाँ पर मनुष्य का एक कतरा, एक कुछ भी ना। क्योंकि मनुष्य देखो ना क्या क्या कर रहा है, यह मनुष्य क्या क्या कर रहा है, गाँव छोड़ो पूरी धरती तबाह हो चुकी है, और यहाँ पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु थे वो सारे के सारे गायब हो जाएंगे। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन हुआ, पारिस्थितिकी परितंत्र भी इससे प्रभावित हुआ। दूसरी बात, जीव जंतु विलुप्त हो गए, जैव विविधता घटी, और भी बहुत सारे, तुम खुद सोच के देख लो, बहुत सारी चीजें होगी इससे। जैव विविधता मतलब कि जो जीव रहते हैं ना, जीव जंतु, उनकी तरह तरह की विविधता, तरह तरह के जीव जंतु, तो उनकी जैव विविधता क्या होगी, घटेगी। ये नवा है भाइयों, जैव विविधता क्या होगी, घटेगी, और जैव विविधता घटेगी, जीव जंतु घटेंगे, तो पारिस्थितिकी तंत्र परिवर्तित होगा। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा, यानी कि परितंत्र असंतुलित हो जाएगा, और परितंत्र असंतुलित हो जाएगा तो पूरा का पूरा मैटर ही बिगड़ जाएगा। पूरा का पूरा मैटर का मतलब पूरी पृथ्वी के जितने भी भूमि, जमीन, जायदाद हो तो छोड़ो फिर, तो ये सारी की सारी कंडीशन आ जाएगी। इस प्रकार ये पूरा का पूरा जो कि रामगढ़ गांव था, पूरा का पूरा तहस नहस हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो अगर अपनी सिर्फ एक गलती, अगर अपन सिर्फ एक गलती को सुधारते, इन राम श्याम मोहन और जो भी है, अगर ये बंदे इन 5 पेड़ों को ना काटते, इन 5 पेड़ों को ना काटते, तो आज ये गांव इस समस्या का सामना नहीं कर रहा होता और खुशहाली से अपनी जिंदगी बिता रहा होता। अगर ये पेड़ नहीं काटते, दोस्तों पेड़ इतने कीमती है हमारी लाइफ के लिए, आप खुद विचार करके देखो, आप खुद विचार करके देखो। आप जब से पैदा हुए हो, आपने कम से कम 4 पेड़ काट दिए, आपकी वजह से 4 पेड़ कटे हैं। जैसे आप पैदा हुए, पैदा चलाने के लिए आपको वो झूला लकड़ी का होता है, उसे चलाने के लिए वो जो गाड़ी होती है वो लकड़ी की होती है, झूल लकड़ी के खिलौने मान सकते हो। सबसे बड़ी बात, जब आपकी शादी हो जाती है तो आपको एक बेड दिया जाता है, उस बेड को बनाने के लिए पूरा का पूरा पेड़ काटा जाता है, पूरा एक पेड़ काटा जाता है बेड बनाने के लिए। इसके बाद आप बात करते हो और के सर और कुछ नहीं, अरे यार मरने के बाद भी तो तुम्हें जलाने के लिए कम से कम 4 पेड़ की लकड़ी लगती है। हाँ, मरने के बाद 4 पेड़ लगते हैं, तुम्हारी वजह से कटते हैं, और फिर तुम्हारे को जब जलाया जाता है, जब जाके 4 पेड़ कटते हैं, तो मतलब तुम्हारी वजह से 5 पेड़ कट रहे हैं, एक व्यक्ति की वजह से 5 पेड़ कट रहे हैं। तो आप क्यों ना एक पेड़ लगाकर अपनी उस पाप को अलविदा करो, मतलब कि उस पाप से मुक्ति लो, उस पाप को हटाओ यारो, एक पेड़ लगा दो यारो, क्योंकि एक पेड़ से आप कितने जीव जंतुओं को आवास प्रदान कर सकते हैं, कितनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर सकते हैं, कितनों को शुद्ध ऑक्सीजन दे सकते हैं, कितनों को छाया दे सकते हैं, कितनों को आप मृदा अपरदन से बचा सकते हैं। वहां का वातावरण बदल जाता है। अगर एक गांव में एक पीपल का पेड़ होता है तो वहां का गांव खुशहाली से जीता है, क्योंकि वहां के चारों ओर खुशियां होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे ज्यादा अवशोषित पीपल का पेड़ करता है, क्योंकि पीपल का पेड़ 24 घंटे
कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और शुद्ध ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। इसलिए तो पीपल का पेड़ आप देखो, भगवान ने भी ऐसी फिलोसफी तैयार की है कि जहां देखो जहां पर हमें पीपल के पेड़ देखने को मिलते हैं, क्योंकि भगवान जानता है पीपल का पेड़ ही एकमात्र ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, रिप्लाई में ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसलिए पीपल का पेड़ हर जगह उग जाता है। जैसे आप पुलिया पे देख लो, मकानों पे देख लो, पीपल का पेड़ हर कहीं जगह उग जाता है, क्योंकि पीपल का पेड़ ही कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। और भगवान जानता था ये बात, तो इसलिए भगवान पीपल को अनचाही जगह पे उगा देता था, ताकि वो पीपल क्या करे, इस इकोसिस्टम को बनाए रखे। तो आपसे यही नम्र निवेदन है कि इन पेड़ों को बचाओ यारो। ये पेड़ बचेंगे तो अपन बचेंगे, वरना ये देखो मनुष्य जात तो एक दिन समाप्त होगी, ये तो निश्चित 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 है। ये एक कंडीशन, सिर्फ एक गलती, अपनी सिर्फ एक गलती से अपन को इतनी सारी तबाही का सामना करना पड़ा। एक गलती से हमें इतनी सारी समस्या का सामना करना पड़ा। अगर ये गलती नहीं होती तो आज मनुष्य जात बची रहती, और ये एक दिन होगा नहीं, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि मनुष्य जात बहुत कुत्ती जात है, साली सुधरती नहीं है। इनको तो कितना ही मार मार के समझाओ, ठीक है ना। वैज्ञानिक आज इन पर प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक भी आजकल बहुत ज्यादा जीव जंतुओं को तबाह करने में लगे हुए हैं, पेड़ों का अति उपयोग करने लगे हैं। कागज देख लो, पॉलीथीन देख लो, इनको पेड़ को काट काट के बनाई जा रही है कागज और पॉलीथीन, भगवान। और जिसका अति भयंकर उपयोग हो रहा है वही जीव जंतु खा रहे हैं। मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण, जितने भी प्रदूषण होते रहे। बाबा मैं तो थक गया है बोल बोल के। देखो एक बात बता दूं रे बाबा, देखो याद करो चिपको आंदोलन को, याद करो अमृता देवी को। चिपको आंदोलन जिसका नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, जिन्होंने पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की सुरक्षा की। चिपको आंदोलन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश जहां पर हुआ था, सीखे उनकी जान नहीं गई थी क्योंकि उन्होंने पेड़ों को बचा लिया था। लेकिन हमारे राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली गांव में एक खुशहाल गांव हुआ करता था, जहां पर पेड़ों को काटना, जीव जंतु को मारना अनुचित कहलाता था। उनको भगवान मानते थे, प्रकृति ही भगवान है। अमृता देवी विष्णुई थी और उनके पति भी विष्णुई थे। और इसके बाद क्या हुआ, वहां पर राजा आए थे, राजा अभय सिंह ने क्या करवाया, यहाँ पर पेड़ काटने के लिए सैनिकों को भेजा। तो पेड़ काटने के लिए जब उन्होंने कुल्हाड़ी का प्रहार करना स्टार्ट किया तो सभी ने, अमृता देवी सहित 363 लोग उस पेड़ों पर ऐसे चिपक गए। बोल दिए कि जान जाए पर पेड़ न जाए, पेड़ जाएगा तो हमें काट के जाएगा, हमें काट दो और पेड़ को काट दो। आधी बॉडी काट दी गई, यानी कि उस दिन 363 लोग मारे गए थे अमृता देवी वाले केस में। 363 लोगों ने पेड़ को बचाते हुए अपनी कुर्बानी दी थी। अरे कुछ सीखो इनसे, एक पेड़ की खातिर एक आदमी मर गया, अभी भी समझ में नहीं आ रही क्या तुम्हारे? अब तो सुधर जाओ इंसानों। इसके बाद भी ये मेरे को पता है इस वीडियो को कोई देखेगा नहीं, कोई लाइक नहीं करेगा, कोई शेयर नहीं करेगा, क्योंकि यह वीडियो भी मनुष्य जात के विरोध में। और आपको तो पता है, आपको तो बस इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक से फुर्सत मिलती नहीं, तो इन नेचर वाली, अरे नेचर को बचाओ यारो, नेचर ही हमारी नेचर है। अगर नेचर जिंदा तो मनुष्य की नेचर जिंदा, वरना सब तबाह। इसे बचाने के लिए आपका ही योगदान जरूरी है। कम से कम एक पेड़ लगा डालो जिंदगी। और कुछ नहीं मांग रहा मैं तो आपसे, मैंने अभी लगाए हैं पेड़, है ना, आप भी लगा दो एक दो, तो है ना, कहीं भी लगा दो, गांव में लगा दो, बागल में लगा दो, आस में लगा दो, पड़ोस में लगा दो, कहीं भी लगा दो, एक पेड़ लगा दो, जिंदगी बदल जाएगी। अगर सोचो ये गांव अगर एक पूरी पृथ्वी होता और ये 1000 पेड़, ये 1000 पेड़, ये 1000 पेड़, ये 1000 पेड़, ये कितने पेड़ होते? 5000 पेड़ होते पूरी पृथ्वी पे। और ये जो इनकी संख्या, इसकी भी 1000 होती, इसकी 1000, इसकी 1000, इसकी 1000, इसकी 1000, तो भी 5000 पेड़ कटते नहीं कटते? बताओ आप, कटते सर। इसलिए इस गांव को अपनी पृथ्वी मानते हुए समझो कि क्या समस्या आने वाली है आने वाले कल में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।